नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी पॉलिटी की होगी और पहली क्लास हमारी द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने पे होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत के संविधान की एक विकास यात्रा रही है, एक जर्नी रही है, जो कि कॉलोनियल एरा में जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा समय समय पर जो एक्ट और चार्टर पास किए जाते थे उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसीलिए इसका नाम, इस चैप्टर का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दो भाग में बांटते हैं इसको। एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 टू 1853। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन, पहला वाला। इसमें 1773 से 1853 के बीच का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन हुआ है भारत पे, ये उसकी बात करता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वो एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 टू 1947, यानी टिल द इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने तक, 1858 से 1947 तक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन को सीधे अपने हाथों में ले लेती है। इसीलिए 1858 से 1947 के बीच जितने भी एक्ट पास हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी वो सीधे पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होते थे और उस पर सीधा नियंत्रण भारत पर ब्रिटिश क्राउन का हो गया 1858 से 1947 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्लासिफिकेशन है। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी अंडर में हमें जो ये क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ने हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस रहे हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर करते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम पढ़ेंगे इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, और दूसरे वाले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। इसी से इंस्पायर होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इसमें से ढेर सारे प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1935, इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है हमारे इसके मतलब बहुत सारे प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविज़न वॉज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविज़न वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एट कैलकाटा। यहाँ पे ऑफ को आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों, ये जो नीचे चार एक्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक्ट वो प्रोविज़न करता है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, थर्ड वाला यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसे प्रोविजंस किए गए थे, यानी प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा, फोर्ट विलियम कैलकाटा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, फोर्ट विलियम कैलकाटा वॉज मेड इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें ही ये प्रोविज़न किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो और वो कहाँ हो, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ठीक है, और दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये तो 1773 में ये प्रोविज़न किया गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर
कि 17 ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। और जब इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे, यानी हैड अ चीफ जस्टिस जिसका नाम सर एलिजाह इम्पे, यहाँ पे आप देखिए एलिजाह इम्पे उसका नाम था, और 3 अदर जजेस हैं और 3 अन्य जजेस भी थे। तो ये पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। आपके पास 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड नन ऑफ द एबव। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। अब फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी और यहाँ पर फेडरल कोर्ट यानी संघीय कोर्ट यानी सेंट्रल की कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से भारत में की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ द एबव होगा, इसमें आपका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में, और जिसकी ये तो मतलब प्रोविज़न था 1935 के एक्ट में, लेकिन फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1973 यानी 1973 में फेडरल कोर्ट को सेटअप किया गया, उसका गठन किया गया। और इसका प्रोविज़न किस में था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों। एंड सर मॉरिस, यहाँ पे ये एक नोटेबल पॉइंट है, सर मॉरिस वॉज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस। मॉरिस जो हैं वो इसके पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर मोनोपोली यानी एकाधिकार को समाप्त किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1813। तो किस चार्टर या एक्ट के माध्यम से इसको अब ये जो मोनोपोली थी इंडिया के साथ उसको समाप्त किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 के माध्यम से इसको समाप्त किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 deprived the company of its monopoly of trade with India but still enjoyed trade with China and trade in tea which ends in 1833। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1813 के चार्टर के माध्यम से कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चाइना और चाय पर जो व्यापार है उसका एकाधिकार अभी भी बना रहा, जो कब खत्म होता है 1833 में खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यानी आपको इधर कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उधर उससे संबंधित पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको आपस में क्या करना है, कौन किससे संबंधित है तो उसको मैच करना है। अब देखिए, ए है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। और उधर दिया गया है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। अब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस चार्टर के थ्रू हुआ, ये आपको बताना है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था दोस्तों, वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। ठीक है, किस में हुआ, 1784 में। तो पहला वाला आपका ए वो किससे कनेक्टेड होगा, ये देखिए
पहला वाला वो दूसरे से होगा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके माध्यम से हुई, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसका प्रोविज़न था सुप्रीम कोर्ट के गठन होने की, और 1774 में उसका गठन होता है। तो ये हो जाएगा आपका पहले से संबंधित है। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अब किस एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिलती है, तो इसकी परमिशन उनको चार्टर एक्ट 1813 से मिलती है, यानी सी तीसरे से ही कनेक्ट होगा। और फिर आपका लास्ट वाला पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर यानी एक कानून का मेंबर उसको शामिल किया जाता है, तो वो किस चार्टर में, तो 1833 में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये एक दो चीज़ समझ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उसका प्रोविज़न था गठन करने का, और गठन कब होता है, 1774 में। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, उससे क्या होता है दोस्तों कि उसमें कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो हैं वो कंपनी के, उनमें क्या कहते हैं, उसको अलग अलग कर दिया जाता है। यानी अभी तक कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल वो फंक्शन एक ही उसमें थे, अब क्या है, दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स को देखता है, और जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो कमर्शियल मैटर्स को कंट्रोल करता है। यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, समझ लीजिए इसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका गठन 1784 में होता है। तो इसको गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था, पर्पज़ क्या था, तो पर्पज़ ये था कि अब 1784 में ही कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, और पॉलिटिकल जो कंट्रोल है पॉलिटिकल मैटर्स पे, उस पर कंट्रोल अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे, और बाकी कमर्शियल मैटर्स पे अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ही कंट्रोल बना रहा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 है, ये इसने क्या किया कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको भी जान लीजिए कि इसने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल बॉडी की तरह ये एक्ट करती थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, यानी अब उसका कार्य व्यापार करना भारत में नहीं है, और अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यानी 1833 के चार्टर में ये प्रोविज़न हुआ कि कंपनी अब व्यापारिक निकाय की तरह काम नहीं करेगी, अब ये केवल पूरी तरीके से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। और एक लीगल मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एज 4th मेंबर। और क्या कहते हैं, ये जो 1833 का ही चार्टर एक्ट था उसमें ये भी प्रोविज़न किया गया कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारिणी परिषद है, उसमें एक लीगल मेंबर की एज ए 4th मेंबर यानी चौथे सदस्य के रूप में एक लीगल मेंबर की क्या की जाएगी, उसको इंक्लूड किया जाएगा। और लॉर्ड मैकाले वाज द फर्स्ट लीगल मेंबर। यहाँ पे आप ये भी नोट कर लीजिए, ये भी ज़रूरी है कि मैकाले जो था वो पहला लीगल मेंबर था जिसको इंक्लूड किया गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी रेफर्स टू, 4 पॉइंट दिए गए हैं आपको। डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउसेस, introduction of double government, that is central and state government, having 2 sets of rules, one in London and other in Delhi, and last one is division of the subjects delegated to the provinces into 2 categories। अब 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि भारत के कंटेक्स्ट में या भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में ये जो डायरेकी यानी डबल रूल का प्रिंसिपल है, ये किसको रेफ़र करता है, यानी किससे संबंधित है। ये जो डबल रूल है यानी डायरेकी है का प्रिंसिपल है, ये दिए गए 4 स्टेटमेंट में किससे, इससे कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है ये आपको बताना है। तो डायरेकी क्या है, मोटा मोटी आपको यही बताना है।
तो डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउसेस, ये क्या ये सही है? तो ये नहीं सही है बिल्कुल। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल्स, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली, नहीं है। डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डबल रूल था उसका संबंध इससे है कि जो प्रोविंसेस थे, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और प्रोविंस दो जगह गवर्नमेंट होती थी। तो जो प्रोविंस है यहाँ पर जो यहाँ के सब्जेक्ट होते थे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक रिज़र्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। तो अब रिज़र्व पे क्या होता था कि जो रिज़र्व में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डाल दिए गए थे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, और ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेड किए जाते थे गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और मतलब जो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जो रिज़र्व सब्जेक्ट थे जैसे पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, इनको एडमिनिस्ट्रेड गवर्नर करता था अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ, बिना उत्तरदायित्व के, यानी उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, ठीक है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो था उसमें आपका थोड़े लेसर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेड होते थे गवर्नर और कुछ ऐसे मंत्रियों से जो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, ठीक है, जो उत्तरदायी होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, ठीक है। तो ये है ठीक इसकी मीनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा उसका प्रिंसिपल फीचर्स है। तो पहला है इसमें पॉइंट आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। दूसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। तीसरा है डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 and 3, 1 and 3, ओनली 1, 1, 2 and 3। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। अब देखिए 1919 से कौन सा संबंधित है यही आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये 1919 का प्रोविज़न नहीं है, ये 1909 का प्रोविज़न है। यानी मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट था वो प्रोविज़न आपका मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मार्ले को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न इसका नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, और ये जो राज्य थे प्रोविंसेस में वो डायरकी डबल रूल का इंट्रोडक्शन करना, ये 1919 का प्रोविज़न है, तो ये सही है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, अब यहाँ पे ये भी है कि डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो ये भी इसका फीचर है। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ए, 2 and 3, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस क्या कहते हैं फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए हैं एक्ट हैं 4, आपके ऑप्शन में 4 एक्ट दिए गए हैं, तो किस एक्ट के द्वारा ये डायरकी यानी डबल रूल को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया गया। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सबसे पहले डायरकी प्रोविंसेस में लाया गया, ठीक है, और वो भी किस एक्ट के माध्यम से, तो 1919 के माध्यम से। और अब डायरकी एट सेंट्रल लेवल देखना है, हमें बताना है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा होता है। और इसके द्वारा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायरकी एट सेंट्रल लेवल लाया जाता है और दूसरा डायरकी फ्रॉम प्रोविंसेस
के प्रोविंसेस से अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी डायरेक्टली एट सेंट्रल लेवल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड अबॉलिश्ड द सेम, यानी डायरेक्टली ही ख़त्म किया जाता है प्रोविंसेस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1909 से संबंधित, ये नीचे आपके चार ऑप्शन में चार क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है, उससे 1909 के एक्ट से वो कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, टैरिकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए नोट मैंने यहाँ डाल दिया है, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड शोड द सीड्स है, ये फीड नहीं है, सीड्स ऑफ सेपरेशन दैट लीड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे कि इसी एक्ट में 1909 में पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट क्या कहते हैं इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसने क्या कहते हैं एक सेपरेशन, यानी सेपरेशन का बीज बोया, जो कि आगे चल के इंडिया के पार्टीशन का कारण बना। ये इसलिए 1909 का ये प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था। ठीक है, जो कि मुस्लिमों के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। अब यहाँ पे नीचे चार आपके एक्ट दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से, है ना, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट, यानी किसके माध्यम से भारत के लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पे डिस्कस करने की पावर मिलती है। ठीक है, तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1861, 1909, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है वो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, नहीं एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जी हाँ दोस्तों, इसी में पहली बार बजट पे डिस्कस करने का प्रोविज़न और क्वेश्चन पूछने का प्रोविज़न इसमें किया जाता है। ठीक है, बजट को डिस्कस करने का और क्वेश्चन पूछने का। फिर आगे एक व्यवस्था की जाती है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का, तो आगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1892 आप याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन लेजिस्लेटिव वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, तो किस एक्ट के माध्यम से इंडियन लेजिस्लेटिव को बाई कैमरल किया जाता है, द्विसदनीय किया जाता है, पहली बार द्विसदनीय किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 के एक्ट के माध्यम से पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव को बाई कैमरल किया जाता है, द्विसदनीय किया जाता है। ठीक है, और दिस एक्ट मेड इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल फॉर फर्स्ट टाइम। अपर हाउस को क्या और तो द्विसदनीय किया गया, तो यानी दो हाउसेस बने, एक अपर और एक लोअर। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रिलेक्ट ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो हमारे संविधान में जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको एक पावर दी गई है कि वो एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश इशू कर सकता है। तो इस चीज़ को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में इस चीज़ को, ये जो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, इसको कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि इसका आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट है हमने ये प्रोविज़न वहाँ से लिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात हम लोग और ध्यान में रखेंगे कि इस चीज़ को तो हमने 1935 से लिया है, लेकिन जो पहली बार क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस, ये जो
ये जो मतलब 1861 के प्रोविज़न में, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो उस समय गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल उसको मतलब गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस विदाउट परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये 1935 जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर है, ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है। और दूसरा क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल को सबसे पहले, यानी उस कॉलोनियल फेज़ में गवर्नर जनरल को सबसे पहले एम्पावर्ड किया गया कि वो ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करे विदाउट परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और किस एक्ट के माध्यम से? 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल को सबसे पहले ऑर्डिनेंस इशू करने की का पावर दिया गया था। और बाकी ये जो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को ये पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, ये कहाँ से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। अब यहाँ पे इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है, वो कौन सा एक्ट है जिसने भारतीयों के लिए पहली बार मतलब भारतीयों को पहली बार उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर लेने के लिए मतलब अधिकृत किया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से पहली बार अब भारत में भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी गई, यानी समझ रहे हैं जी। तो दिस एक्ट स्टेटेड, यानी आप यहाँ पे देखिए कि इस एक्ट में प्रोविज़न क्या किया गया कि इसके माध्यम से 1833 में एक प्रोविज़न किया गया जिसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को भारत में उनके प्रशासन में उनको हिस्सेदारी मिली। तो यहाँ पे आप देखिए बगल में लिखा भी है, दिस एक्ट, यानी ये जो 1833 का एक्ट है, स्टेटेड दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, पोस्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, ठीक है, और कलर और एनी ऑफ देम। मतलब यहाँ पे ये जितने भी ग्राउंड दिए गए हैं, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर, ठीक है, और या फिर उनमें से कोई भी, इसके बिहाफ पे मतलब किसी भी पर्सन को, इन भारत में रहने वाले किसी भी पर्सन को कंपनी के अधीन सर्विस या पोस्ट से उसको डिबार्ड नहीं किया जाएगा। यानी सब लोग क्या कहते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, तो उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिलेगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही। आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।